वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पर आप देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला क्वेश्चन, विच रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, विच रिलेशन इज नॉट पॉसिबल इन रेफरेंस टू सेंट्रल वैल्यूज, केंद्रीय मूल्यों के संदर्भ में कौन सा संबंध संभव नहीं है? मीडियन, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मीन लेस देन मीडियन इज इक्वल लेस देन मोड, या फिर मीन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीडियन। बताइए। अब्दुल हामिद डी, देखिए जो पढ़ा है वही आया है। शिवम यादव बी बता रहे हैं, प्रताप डी बता रहे हैं। देखिए राइट, यहां पर क्या है, मैंने हमेशा बोला है मीडियन, मीडियन यानी कि बीच में, माध्यिका बीच में अगर होगी तो हमेशा बीच वाला तो कंसेप्ट हमेशा ही सही होगा। यहां सबसे पहले ही देखते ही पता चल गया कि मोड है बीच में, मोड बीच में है और मीडियम को साइड कर दिया। यह ऑप्शन ऐसा बनता ही नहीं है, ऑप्शंस ऐसे बनते ही नहीं है, ठीक है। अब तो यानी कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड हो सकता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो सकता है। और ये आपको मैंने क्लास के अंदर में करवाया भी था। क्लास के अंदर में स्टैटिस्टिक्स का यूनिट अपना चल रहा है और वहां पर आपको करवाया भी। ये जब तीनों इक्वल होंगे तो आपका ये कुछ ऐसा नॉर्मल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा आपका, ठीक है, नॉर्मल। यहां पर नो स्क्यूनेस होगी। इसी तरीके से अगर आपका जो है मीन जो है मीन अगर आपका मीडियन से अधिक है या और इट इज ग्रेटर देन मोड इटसेल्फ, तब आपका देखिए कि यहां पर जो है ये आपका z है, ये आपका z है, ये मीन है, ये अधिक है। यहां पर अगर ये अधिक है तो इसका पॉजिटिव स्क्यूनेस, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब क्या है, आपका राइट हैंड साइड के अंदर में एक्सटेंशन हो रहा है इसका। उसी तरीके से अगर मीन आपका लेस देन मीडियन लेस देन मोड है तो वो आपका नेगेटिव स्क्यूनेस को दर्शाता है। ये तीन प्रकार की जो है स्क्यूनेस भी हमने पढ़ी थी क्लास के अंदर में, ठीक है। सो ये आपके तीन प्रकार के जो है चीजें पॉसिबल हैं। उसके बाद देखिए द डिस्पर्शन टेक्निक एप्रोप्रिएट फॉर कंपैरिजन ऑफ वेरियस सीरीज। बताइए भाई, क्लास में जो टॉपिक किए हुए हैं उनको तो गलत करना ही नहीं है। विभिन्न समयक श्रेणियों के मध्य तुलना हेतु उपयुक्त प्रकीर्णन का माप है। बताइए, फटाफट से बता दीजिए सही आंसर। चलिए, तो इसका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द राइट आंसर। कंपैरिजन कीवर्ड है आपका, कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन के लिए आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है यूज में आता है ना। ये हमने कहां पढ़ा है क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? वहां पर साफ लिखा है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी बिटवीन द टू और मोर सीरीज जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड। ये रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्शन का, और रिलेटिव मेजर को हम हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज में लेते हैं। और यहां आप देखेंगे कि आपका मीन वेरिएंस और रेंज जो है आपके रिलेटिव जो है नहीं है, एब्सोल्यूट हैं, राइट। ऑल्सो नोन एज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए एक तरफ डायमेंशन दी हुई है, दूसरी तरफ लिस्ट दिया हुआ है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड नो डायमेंशन। श्रद्धा उज्जवल सी, प्रताप सी। देखिए यहां पर 1 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, क्वेश्चन नंबर डाल करके फिर आंसर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका ए बी सी डी या 1 2 3 जो भी है वो आप लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा ताकि थोड़ा सा मजा आए। देखिए इनमें से डू नो डायमेंशन कौन है? डॉट आपका नो डायमेंशन है, डॉट आपका नो डायमेंशन है, यानी कि 4 का 1 दो जगह पर है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए आपका 1 डायमेंशनल कौन सा डायग्राम है? 3 डायमेंशनल तो स्फेयर हो गया, 1 डायमेंशनल आपका कौन सा हो गया? पिरामिड हो गया, 2 डायमेंशनल आपका क्या हो गया? सर्कल हो गया, राइट। 1 का 2, तो डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, डी वुड बी द राइट आंसर। ये देखिए यहां पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डायग्राम के सारे क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसमें 1 डायमेंशनल की बात करें तो कौन आ जाता है? लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पिरामिड डायग्राम,
विंड रोज डायग्राम, रेनफॉल का डिस्पर्शन डायग्राम और वाटर बजट का ग्राफ जो है। इसी तरीके से आपके 2 डायमेंशनल में क्या आ जाते हैं, यूनिट स्क्वायर डायग्राम, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, व्हील डायग्राम या फिर इसको पाई डायग्राम भी बोलते हैं, रिंग डायग्राम, राइट। उसके बाद में आपका स्फेरिकल, क्यूब और ब्लॉक जो है वो आपके क्या आ जाते हैं, वो आपके 3 डायमेंशनल में आ जाते हैं, राइट। फिर देखें एचपीएससी 2017 के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू शो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा है, देखिए पिरामिड नहीं, पिरामिड 1 डायमेंशनल है। मैंने आपको क्लियर डायग्राम के साथ, चार्ट के साथ सब कुछ बताया है क्लियरली, तो इसलिए याद रखिएगा। और ये निम्न में से कौन सा वितरण में असमानता को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये आपका क्या हो गया, लॉरेंज कर्व, राइट। लॉरेंज कर्व जो है आपका डिस्पर्जन के लिए, असमानता के लिए एकदम उपयुक्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, ये आप देखिए कि लॉरेंज कर्व आपको पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर वेल्थ है। इट वाज डेवलप्ड बाय मार्क्स ओ लॉरेंज 1905 के अंदर में। लॉरेंज कर्व ये आपका लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री पर होता है। एक तरफ आपका इनकम होता है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन होता है। 100% जीरो से लेकर के आप 100% तक वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये जो है, ये जो वक्र बन रहा है, ये आपका लॉरेंज कर्व बन रहा है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करना। इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए आपका ये यूज में आता है। अब देखिए आरपीएससी 2023, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नोट्स से डायरेक्टली उठकर आए हैं, नोट्स से डायरेक्टली उठ के आए हैं। आप देखिए लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा है, विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें समवितरण रेखा प्रदर्शित की जाती है। लाइन डायग्राम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लॉरेंज कर्व या फिर हिस्टोग्राम, बताइए निम्नलिखित में से किसमें समवितरण रेखा प्रदर्शित की जाती है। अब आप लोग शेयर नहीं करते हो, इसी का नतीजा है कि जो आपको फ्री में मिलने वाला था आज वो आपको पेड में मिल रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके कौन से हैं, लॉरेंज कर्व के अंदर, लॉरेंज वक्र के अंदर। और ये आपने देख लिया है, लाइन ऑफ इक्वालिटी दैट इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। तबीयत खराब हो गई थी, अब बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द गिनी कोफिशिएंट इज, गिनी गुणांक है, measures of standard deviation, measure of range of dispersion, quantity measurement of dispersion, measure of skewness, प्रमाण विचलन माप, अपकिरणीय किरण की परासर का माप, अपकिरण का मात्रात्मक माप। 5 का जो है ये एकदम सही बताया ममता जी, सोमनाथ मैथी। नेक्स्ट देखिए, गिनी गुणांक है, कुछ लोगों ने ही आंसर दिया है 6 का। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए। सौरभ मंडल, 2 गलत है एकदम। क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होता है ये। गिनी कोफिशिएंट आपको क्वांटिटी मेजर करके देता है, राइट। क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन होता है। रेंज नहीं बताता है वो आपको, रेंज नहीं बताता, क्वांटिटी बताता है कि इतनी है, ठीक है, राइट। डिस्पर्शन के लिए यहां देखिए, द गिनी कोफिशिएंट ऑल्सो नोन एज द गिनी इंडेक्स या फिर गिनी रेशियो, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट व्हाट, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी को जो है शो करते हैं। ये आपके गिनी कोफिशिएंट, कोराडो गिनी एक इटालियन जो है स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इसको जो है डेवलप किया था। देखिए इंडिपेंडेंटली लॉरेंज वक्र और ये दोनों ही जो है अलग अलग लोगों ने जो है किया था इसको, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू है 0 से 1 की तरफ होती है। 0 जो है वो आपका क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है, और जो 0 या फिर 100% रिफ्लेक्ट्स व्हाट, मैक्सिमम जो है इनइक्वालिटी, ठीक है। ये आपने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट देखें, which one of the following values or patterns of settlement is not correctly matched about the nearest neighbor index NNI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से रिपीट हो सकता है। निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संबंध में
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। 2.14 यूनिफॉर्म, 1 रैंडम, -1 अनइवन और 0 क्लस्टर्ड, बताइए। क्या होगा यहां पर, गलत क्या है यहां? आप देखो, कभी माइनस में वैल्यू प्रेजेंट करते हो क्या? नहीं करते हो ना, इसीलिए सी कंफर्म है इसका। थर्ड जो है इसका राइट आंसर, 7 का 3 इज द राइट आंसर, राइट। -1 जो है वो नहीं होती है वैल्यू। आप देखिए वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, ये देखिए यहां पर 0 मिनिमम होती है और 2.15 मैक्सिमम होती है। ये रेंज होती है आपके नियरेस्ट नेबर इंडेक्स की, NNI की, 0 से लेकर के 2.15 तक। जहां आपका RN वैल्यू अगर 0 है तो वो क्लस्टर्ड शो करता है, अगर 1 है तो वो रैंडम शो करता है, अगर 2 है तो वो यूनिफॉर्म शो करेगा, और अगर 2.15 है तो परफेक्टली यूनिफॉर्म शो करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हाँ, नहीं पूछा था अच्छे से, इसीलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन को, राइट। वेरी गुड श्रद्धा, गलत किया आपने भी। If the significance level of standard error is ±3, the confidence level will be approximately, ये क्लास में करवाया था मैंने आपको, यदि किसी मानक त्रुटि स्टैंडर्ड एरर में सिग्निफिकेंस लेवल 3 है तो ±3 है, तो कॉन्फिडेंस लेवल लगभग कितना होगा बताइए? 99.73, 97, 99, 98.73, 99.73, 99.73. Correct answer is 1. 99.73 is the right answer, right? Now see, यहां पर देखिए 99.73 जो है ये, और ये क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ±1 सिग्मा होगा तो आपका वो 68.27% जो है इसका सिग्निफिकेंस लेवल होगा, डिस्पर्सल को मेजर करेगा। जबकि अगर ±2 सिग्मा होगा तब आपका जो है 95.45 कवर करेगा, और अगर ±3 सिग्मा होगा तो आपका जो है 99.73, और ये आपके RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर आया था, ठीक है। तो इसीलिए जितना पढ़ाया है, जो पढ़ाया है, मोर देन सफिशिएंट है टू आंसर क्वेश्चन इटसेल्फ। अब देखिए यहां पर आपको कल ही क्लास के अंदर में पढ़ाया था, गौर से देखिएगा, स्पेशली पेड क्लास वाले सारे स्टूडेंट्स। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक है कि मान्यताएं, यहां एजम्पशंस पूछा है, कल ही क्लास में करवाया मैंने। नॉर्मेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लीनियर नेचर, और कल ही मैंने आपको बोला था कुछ ये वर्ड्स याद कर लीजिएगा, जैसे सामान्यतया, कारण परिणाम संबंध, रेखीय प्रकृति। ये 3 ही चीजें मैंने आपको बताई थी उसकी एजम्पशंस में। कौन सी बताई थी 3 चीजें? आपको याद, रिकॉल करिए और उसके बाद इसको आंसर करिए, फिर मैं देखता हूं आज कौन कौन गलत करता है। सी, यहां पर डी क्यों होगा? एजम्पशन में पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था कि ऐसे 3 एजम्पशंस होते हैं कार्ल पियर्सन के, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नॉर्मेलिटी 1, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप 2, और लीनियर नेचर 3। और ये मैं आपको बताऊंगा नोट्स में कहां पढ़ाया मैंने आपको। जब नोट्स में पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था आपको, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्टली आपको टॉपिक बताया था। यहां पर बेस्ड ऑन 3 एजम्पशंस, यहां देखिए सीधे क्वेश्चन आया था, नॉर्मेलिटी, कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड जो तीसरी चीज बताई थी ये देखिए लीनियर नेचर। इतना ही बताया था, इतना ही पढ़ाया था, और इतना ही पूछा गया। तो जितना पढ़ाते हैं उतना पूछते हैं, राइट। तो याद रखिएगा इसी तरीके से। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में आपको मिलेगा। बॉबी रंजन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। द मेथड्स टू कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन इन एन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं, बताइए क्या विधियां हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति, और क्लास में कहां से करवाया, कब करवाया, सब बताऊंगा विद प्रूफ। आंसर क्या होगा?
ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों चीजें आपको मीन को कैलकुलेट करने के लिए बताई थी मैंने। ध्यान से देखिए, है ना, इसलिए बोलते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये टिक गलत हो गया लगता है। अर्थमेटिक मीन इन एंड, अच्छा हाँ सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज की बात की गई है, ठीक है, हाँ, ए इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल सीरीज की बात की गई है। तो आप देखिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ये दो ही होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर में अगर होता, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर होता, तब आपका जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये थर्ड भी होता, तब आपका ये होता, राइट। सो माय अपॉलॉजी, ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड ये आपके कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर होगा, इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होगा। यहां पूछा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज पूछा है, अर्थमेटिक मीन। और ये आपको मैंने बताया था, जब इंडिविजुअल सीरीज है तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, और शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तब निकालेंगे क्या, जो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ए होगा अब्दुल बिल्कुल सही, अब श्रद्धा बिल्कुल ए सही होगा। ए वाले सभी लोग तालियां वापस बजा दे अपने लिए, डेफिनेटली, ठीक है। डिस्क्रीट में आप देखिए दो मेथड होंगे, डायरेक्ट भी होगा और शॉर्टकट मेथड होगा। लेकिन कंटिन्यूअस में तीन मेथड्स होंगे, एक तो डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा, और तीसरा आप देखिए, जब मैंने आपको कंटिन्यूअस सीरीज कराई थी तो कंटिन्यूअस में तीन मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड, कंटिन्यूअस में बताए थे शॉर्टकट मेथड, और कंटिन्यूअस में बताया था क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि कंटिन्यूअस में जब पूछा जाएगा तब तीन होंगे। तो बहुत अच्छे, क्लास में आपको पढ़ाया था ये, बिल्कुल राइट। नाउ सी द नॉमिनल वेरिएबल्स ऑफ रिलेशनशिप मेजर्स इज, ये न्यू क्वेश्चन है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। चरों के नाम मात्र नॉमिनल का संबंध माप है लैम्डा, गुड मैप एंड क्रुशाल ताऊ, या फिर गामा। लैम्डा, गुड मैप एंड क्रुस्कल ताऊ, या फिर गामा। नया क्वेश्चन है, नॉमिनल वेरिएबल ऑफ रिलेशनशिप मेजर्स आर लैम्डा, गुड मैप एंड क्रुशाल एंड ताऊ। न्यू क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, ए एंड बी, यानी वन वुड बी द राइट आंसर। लैम्डा होगा गुड मैप एंड क्रुशाल ताऊ। सो नया क्वेश्चन है, तो एब्जॉर्ब द न्यू इंफॉर्मेशन एंड जब मौका मिले तो लगा देना वापस से सिक्सर, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, गामा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। देखिए, ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का कंसेप्ट समझाया हुआ है, और ये जब हम करते हैं मीन वगैरह निकालने के लिए तो हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेस देन 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 एंड 31 से 40। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई क्वेश्चन मेरे ही नोट से आया है, मेरी ही क्लास से आया है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 90 से 95% स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक हैं मेरे नोट्स से बाहर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आए हैं, यह दावा मैं करता हूं, ठीक है। 90 से 95% किसी भी एग्जाम में इतना एक्यूरेसी के साथ में अगर आपको स्टैट्स कोई पढ़ा रहा है तो मुझे यह लगता है कि 50% का जो ऑफर है वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। ध्यान से देखिए, 110, 11, 20, 21, 30, 31, 40 इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अपर क्लास है दैट इज पार्ट ऑफ द सेम क्लास जिसमें लोअर क्लास है आपका, राइट। सो ये इसका पार्ट होता है, राइट। जैसे यहां देखिए 1 से 10 पूरे पार्ट हैं इसके, उसके बाद नेक्स्ट 11 से 20, इन सब में देखो 10 जो है, 10 इसका पार्ट नहीं है, 10 इसमें पार्ट है, अगेन 20 इसका पार्ट नहीं है इसमें। ये आपकी कैसी हो गई, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गई। ये दोनों ही आपके एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द रिसर्च हाइपोथेसिस H1 में μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो द नल हाइपोथेसिस वुड बी।
जब आपका यदि एक शोध परिकल्पना में H1 μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो तो शून्य परिकल्पना क्या होगी उसकी? क्या होगा इसका आंसर? HO इज इक्वल्स टू μ1 μ2। नल हाइपोथेसिस इस सिनेरियो के अंदर में μ1 जब आपका μ2 से ग्रेटर देन है तो आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो μ1 इज इक्वल्स टू μ2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको रटना ही है। फिर आगे बढ़े। 7 बिट डिजिटाइजेशन इंप्लाइज, 7 बिट का अगर कोई नंबर है, 7 बिट का अगर कोई नंबर है तो दैट इंप्लाइज व्हाट? 256 डिस्क्रीट लेवल्स, 128 डिस्क्रीट लेवल्स, 64 डिस्क्रीट लेवल और 512 डिस्क्रीट लेवल। एक फॉर्मूला बता देता हूं और उससे आपको याद रखना है। अगर आपको बिट लेवल निकालना है 2 की पावर आप क्या कर दें? n कर दें। n आपका कितने बिट का नंबर है दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है, तो अगर 7 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? बहुत ही इजीली तरीके से बताता हूं। 2 की पावर 7 कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट आप ग्रैब कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7 आप करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 128 डिस्क्रीट लेवल्स, यानी कि विविक्त जो है स्तर हो जाएंगे। राइट, सो 14 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द चार्लियर्स चेक ऑफ एक्यूरेसी इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन। चार्लियर्स चेक, ये भी नया क्वेश्चन है, मतलब इतना खोद के तो कोई नहीं पढ़ता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्वेश्चन मेरे नोट से आया है। यस, डेफिनेटली कुछ चीजें मेरे नोट से बाहर भी आती हैं, है ना, क्योंकि परम ब्रह्म जो है वो कोई नहीं हो सकता है। शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, चार्लियर्स चेक फॉर एक्यूरेसी, इसका रिसोर्स भी मैं आइडेंटिफाई करूंगा। जब थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे किसी किताब में तो डेफिनेटली हमें मिल भी जाएगा ये। ठीक है, हाँ ये है कि हो सकता है जिस स्टैंडर्ड किताब को मैंने पढ़ा शायद उसको मिस कर गया मैं। शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर वुड बी ए एंड बी, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपके चार्लियर्स चेक फॉर एक्यूरेसी इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड पर आवर विच मेजर ऑफ सेंट्रल डेविएशन विल बी मोस्ट सुटेबल। प्रति घंटा औसत गति की गणना के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त है? और यह क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये क्लास में आया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, बताइए, ये आपको क्लास में पढ़ाया भी है। सो इसका 16 का आंसर बताइए। एवरेज अगर आपको स्पीड पर आर निकालनी है तो सबसे बेस्ट, मोस्ट सुटेबल जो है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या होगा आपका? हार्मोनिक मीन। क्लास में कहां पढ़ा था बताओ? विद एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ अ वेरिएबल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। यहां आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताने के बाद में तुरंत बाद आपको बताया था डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला, और यूज बताया था। यूज किया जाता है इन स्टैटिस्टिक्स, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड इन वेरी लिमिटेड एरिया, और उस लिमिटेड एरिया में यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, किलोमीटर पर आवर, फॉर एवरेज प्राइजेज व्हेन रेट गिवन, ठीक है, रुपीस पर डजन के हिसाब से दी हुई है, या फिर फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। चलिए अगला आप देखते हैं, साइज ऑफ सैंपल इज नॉट अफेक्टेड बाय, प्रतिदर्श का आकार प्रभावित नहीं होता है। नेचर ऑफ यूनिवर्स, सैंपलिंग टेक्निक्स, अवेलेबल रिसोर्सेस और एक्सपेक्टेशन। चलिए फटाफट से, ठीक है, प्रतिदर्श यानी कि साइज ऑफ सैंपल इज नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ यूनिवर्स। आपने किस यूनिवर्स में सैंपल जो है लिया है, डेफिनेटली अफेक्ट करता है उससे, किस प्रकार के, किस टाइप का आपका जो है सैंपल होगा। सैंपलिंग टेक्निक कौन सी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट वुड आल्सो मैटर। अवेलेबल रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एट स्टेक, डेफिनेटली दैट इज आल्सो गोइंग टू
इम्पैक्ट, बट ये सोचिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा सैंपल इतना जो है सटीक हो, इतना एकदम मतलब एक्यूरेट हो, है ना। मैं चाहता हूं कि मैं छोटा सा सैंपल 50 जनों का लूं और वो जो है बेसिकली क्या है, पूरे के पूरे 5 करोड़ की जनता को जो है रिप्रेजेंट कर ले। ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, ऐसी परिकल्पनाएं, उनसे ये जो है बेसिकली अफेक्ट नहीं होता है। सो डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। प्रमाण विचलन गुणांक ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? सिग्मा, क्या एक्स बार बाय सिग्मा, एक्स बार बाय सिग्मा इंटू 100, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, या फिर सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। क्लास में करवाया है ये, एकदम जितना पूछा जाता है सिर्फ हम उतना ही करवाते हैं, ना उससे अधिक ना उससे कम। तभी तो बोलिए सब लोग तारारम पम पम, है कि नहीं? बिकॉज इसी तरीके से तो जीवन में न खुशियां हों, जीवन में न होंगे गम, है ना, और न कभी होगी खुशियां हमारी कम। फिर से बोलिए तारारम पम पम। चलिए आंसर बताइए। प्रमाण विचलन गुणांक ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? क्या होगा इसका आंसर? सी, यानी कि 3 वुड बी द राइट आंसर। सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, और यहां एक्स बार आपका मीन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास में करवाया था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहां साफ लिखा था मैंने सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, न उससे ज्यादा न उससे कम। फिर से बोलिए, आरपीएससी 2020 एग्जाम। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डेवलप्ड बाय, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इटालियन स्टैटिस्टिशियन। अभी हमने कोई एक्सप्लेनेशन किया था तो क्या वहां पढ़ा था हमने? निम्नलिखित में से में इटली के एक सांख्यिक विद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि, कैंडल मेथड, बेसल मेथड, गिनी कोफिशिएंट मेथड, वीवर्स मेथड। सिग्मा नहीं है ये, बॉबी रंजन जी, फिर क्या है ये? यही तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम सिग्मा से ही डिनोट करते हैं, इसी को सिग्मा बोलते हैं। दिस इज सिग्मा, है ना। हाँ, वो कुछ लोग बोलेंगे कि पी जो है उसने बहुत ज्यादा पी ली और वो लुढ़क गया, उल्टा लुढ़का फेस केबल, इसीलिए ये सिग्मा जो है कुछ ऐसा हो गया। पी पहले खड़ा था, फिर उसने ज्यादा पी ली तो वो लुढ़क गया और वो सिग्मा बन गया, है ना। सो गिनी कोफिशिएंट इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां देखिए गिनी कोफिशिएंट ऑल्सो नोन एज गिनी इंडेक्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन है। कोराडो गिनी इटालियन साइंटिस्ट स्टैटिशियन है, वो सोशियोलॉजिस्ट भी था जिसने ये डेवलप किया है इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए, राइट। चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न, और ये भी हमारी क्लास से छपा था। अगर वो रो है तो ये क्या है, हमको ये भी बता दीजिए फिर सुष्मिता जी। अगर ये रो है तो ये जो रो रहा है वो कौन है? द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसी छोटी बातें हो जाती है। अब याद कर लीजिए, दिस इज रो, ये रो है क्योंकि ये रो रहा है, लेकिन ये जो है इसने पी रखी है, लेटा है, इसलिए सिग्मा है। रैंक कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, डेविएशन कोफिशिएंट कोरिलेशन, बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए, कोटि सहसंबंध गुणन आघ, गुणन सहसंबंध गुणांक, विचलन गुणांक सहसंबंध, या फिर मानक विचलन का सह उत्पाद।
एग्जैक्टली, रैंक कोरिलेशन। अब्दुल हामिद बहुत अच्छे, कल ही क्लास में पढ़ाया था, है ना, भूलना नहीं है। रो क्या है, सिग्मा क्या है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, दूसरा रैंक कोरिलेशन को डिनोट करता है। बहुत अच्छे, राइट। इट इज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कल ही क्लास में किया था कि नहीं किया था। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है, इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट या फिर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि बेसिकली क्या है, आप स्मॉल r से डिनोट करते हो, जिसकी वैल्यू कहां से कहां, -1 से +1 के बीच में जाती है। चलिए देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r is not correctly matched with degree of relationship. क्या होगा इसका सही आंसर? माइनस जो है 0.01 ये आपका लो होता है, प्लस 0.5 ये आपका मॉडरेट होता है, प्लस 0.99 ये आपका हाई होता है। लेकिन हमने देखा आर की जो वैल्यू है वो 1 से +1 से -1 के बीच में ही वेरी करती है, यानी कि ये नील अगर होगा, एब्सेंस होगा, दैट मींस व्हाट, 0 होना चाहिए वैल्यू, अबव 1 तो होती भी नहीं है। ठीक है, सो डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। डी जो है राइट आंसर होगा। यहां देखिए, एब्सेंस यानी कि नील अगर होगा तो वो क्या होगा, नील में आपका 0 होगा, है ना। और अगर आपका लो डिग्री होगा तो वो 0 से लेके ±0.25, मॉडरेट डिग्री होगा तो ±0.25 से लेकर के ±0.75, हाई डिग्री होगा तो प्लस माइनस जो है 0.75 से लेकर के 1, और परफेक्ट होगा तो ±1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज नॉट अ मेथड्स ऑफ अरेंजिंग डेविएशंस, निम्न में से कौन सी विचलन माध्य रीति नहीं है। ठीक है, चलिए, डेविएशंस को अरेंज करने का जो है कौन सा एक मेथड नहीं है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज। ये क्लास में हमने पढ़ा था, बहुत ही सही तरीके से पढ़ा था। रेंज जो है वो इसका राइट आंसर होगा। रेंज आपका जो है डेविएशंस के लिए नहीं है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, कहां पढ़ा था, क्लास के अंदर में मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, विचलन को जो है मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो हमने देखे थे। सो मेथड्स ऑफ लिमिट्स में आते हैं आपका रेंज। रेंज जो है मेथड्स ऑफ लिमिट है, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है और परसेंटाइल। और यहां साफ देखिए, यहां से क्वेश्चन आया था, मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशंस जो हैं वो आपके क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए। इसी तरीके से ग्राफिकल जो मेथड है वो कौन सा है आपका, लॉरेंज कर्व। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में ये आपका क्वेश्चन भी आया था इस तरीके का ही। ठीक है, इस बार 2023 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स अबाउट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. अर्थमेटिक मीन is affected by extreme values. The methods of calculating arithmetic mean are different in case of exclusive, inclusive, unequal class intervals. Calculation of arithmetic mean is based on all the observations. निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। समानांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदा 0 के बराबर होता है। समानांतर माध्य चरम मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। अपवर्जित, समावेशी और असमान वर्ग अंतराल की स्थितियों में समानांतर माध्य का परिकलन भिन्न भिन्न तरीके से होता है, और समानांतर माध्य का परिकलन सभी प्रेषणों पर आधारित होता है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, द सम ऑफ डेविएशंस, ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, किसके अराउंड, मीन के अराउंड। आपने समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0 ये पढ़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज 0 होता है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय जो है ये, क्योंकि आपका मैथमेटिकल एवरेज है इसलिए ये अफेक्ट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है।
मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन आर डिफरेंट नहीं होते हैं, सबके लिए सेम सिमिलर ही मेथड होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की इंटरवल हो। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। एंड कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सभी जो है समानांतर माध्य के परिकलन के सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी यानी कि थर्ड होगा। ये हमने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक मीन की पढ़ी भी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ डेविएशन है अराउंड द मीन, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए जब स्क्वायर कर दोगे आप, स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन होगा, यानी कि अगर आप समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दोगे, ये आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, ये आपका मिनिमम होगा। और यहां से भी प्रश्न आता है। ठीक है, और यहां पर जब हमने पढ़ा था, देखो कि क्या पढ़ा था, मेरिट्स में देखा था, सिंपल है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये आपका था। एंड यहां पर देखिए कि इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो उससे इफेक्ट होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको अर्थमेटिक मीन के लिए याद रखनी है। फिर देखिए, फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है छांटिए। मीडियन रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ द साइज ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू चेंजेस। Median divides the distribution into two equal parts. The median of a distribution is the first quartile बोल रहा है as well. Mean and median are the क्या है, same है in the precisely symmetrical distribution. किसी वितरण प्रारूप में माध्यिका उसके अधिकतम मूल्य वाले मान में परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसे दो समान भागों में बांट देती है। किसी वितरण प्रारूप की माध्यिका उसका प्रथम चतुर्थक होती है, प्रथम चतुर्थक की बात की है यहां पर। ठीक है, पूर्ण समरूप जो है वितरण का माध्य व माध्यिका जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको छांटना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। तो क्या गलत है यहां पर, क्या गलत है यहां पर गलत क्या है आपका, प्रथम चतुर्थक नहीं है, ये प्रथम चतुर्थक नहीं है। मीडियन क्या होता है आपका, सेकंड क्वार्टाइल होता है, सेकंड क्वार्टाइल होता है, क्योंकि वो हाफ में डिवाइड करता है, तो प्रथम चतुर्थक नहीं है, ये याद रखना है आपको बस। ठीक है, सो इसका थर्ड जो है वो सही होगा। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था इसलिए ये गलत है, फर्स्ट क्वार्टाइल नहीं है आपका, सेकंड क्वार्टाइल है। ठीक है, यहां देखिए, मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू व्हाट, टू इक्वल पार्ट्स, है ना, वेयर हाफ ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन मीडियन एंड अदर हाफ जो है वो लेस देन होती है। मेरिट्स में हमने पढ़ा था, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। क्यों, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, इस वजह से ये जो हैं आपके क्या नहीं होते हैं, दीज आर नॉट अफेक्टेड। ठीक है, अब आप देखिए मीन जो है वो आप देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में क्या होती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो के अंदर में आपका मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों ही इक्वल होते हैं, और ये आपकी जो है चौथी स्टेटमेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, डिस्पर्जन इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, सांख्यिकी में परिक्षेपण दर्शाता है the extreme to which values in a distribution differs from the average of the distribution, the extent to which values in a distribution depend upon average of the distribution, explanation about why values in a distribution differ from the average of the distribution, examine the reasons of difference between values in a distribution and their averages। यानी कि सांख्यिक में परिक्षेपण दर्शाता क्या है, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है और कितना भिन्न है। ठीक है, व्याख्या करता है कि वितरण मूल्यों का मान जो है वितरण के औसत मान से क्यों भिन्न है, वितरण मूल्यों के मान और उनके औसत के बीच अंतर का परीक्षण करता है। राइट, ठीक है, क्या होगा आंसर, ये कितना डिफर करता है, डिस्पर्शन क्या है, वेरिएशन को बताता है ना, कि कितना स्प्रेड हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ है
सेंट्रल टेंडेंसी से, सेंट्रल वैल्यूज से जो है कितना ये फैलाव है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यूज विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो एवरेज आपका आ रहा है उससे कितना जो है डिफर हो रहा है, राइट। यहां देखिए डिस्पर्शन क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, वेरिएशन ऑफ द आइटम। और स्पेलजेल ने बोला था द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा जो है वो कितना होता है, स्प्रेड होता है, डिफर होता है बाय एन एवरेज वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन या फिर डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 126, द रिलेशनशिप ऑफ मीन मीडियन एंड मोड इज शोन बाय, है ना, माध्य, माध्यिका व बहुलक के माध्य संबंध है। ये आप देखिए एक बार फॉर्मूला जो है आपको इन तीनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1 2 का 3 क्या कैसे करना है। इसका क्या होगा, मीन माइनस मोड, 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप देखिए 1 2 का 3 याद रखना है, मोड ये 1, ये 2 का 3 देखो सबसे बड़ा है, मीडियन का साइज भी देखो बड़ा है, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो 1 2 3 दैट इज 1 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब आप देखिए कि इसके अंदर में आपको क्या निकालना है, मीन माइनस मोड निकालना है। तो मीन माइनस मोड, मीन यहां पर आप लिखेंगे मीन और माइनस मोड, मोड की जगह ये वैल्यू लिख दो, ये वो मोड की जगह वैल्यू लिखोगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया मीन माइनस 3 मीडियन और ये माइनस और माइनस प्लस 2 मीन हो गया। अब यहां एक मीन है और यहां एक मीन है, तो 3 मीन माइनस 3 क्या हो गए आपके मीडियन, और अगर आपने इसमें से 3 दोनों में कॉमन ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मीन माइनस मीडियन, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है इस तरीके से आपको निकालना था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मानक विचलन, विचरण गुणांक, परास और चतुर्थक विचलन। ये अपने क्लास में किया हुआ है, रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको क्लास में करवाया हुआ है। ये तो मैंने यहां पर आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक तो आपको एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव मेजर्स, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन से थे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एब्सोल्यूट था, रेंज आपका एब्सोल्यूट था, क्वार्टाइल डेविएशन आपका एब्सोल्यूट था, और जहां मैंने आपको बताया कोफिशिएंट वर्ड आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे कि, वो आपका क्या है, रिलेटिव मेजर हो गया। तो बी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। और यहां आप देखिए एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आ रहे हैं आपके, एब्सोल्यूट मेजर में आपके रेंज आ रहा है, मीन डेविएशन आ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। वहीं आप देखिए रिलेटिव मेजर के अंदर में मोर इंपॉर्टेंटली आपके जो है यहां रेशियोज, परसेंटेजेस में और कोफिशिएंट्स के अंदर में जो भी आप जो है मेजर करते हैं, दैट कम्स इन द रिलेटिव मेजर, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, अर्थमेटिक मीन, समानांतर माध्य, मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, मीडियन यानी कि माध्यिका, और मोड बहुलक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या बात है, किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या होगा आपका आंसर, मीन डेविएशन यहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, मीन, मीडियन और मोड आपका है, ठीक है। चलिए, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीन इंपॉर्टेंट जो हैं वो कौन से हैं आपके, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, a graph of cumulative frequency distribution is called as, संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है ओजाइव कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट या फिर बार चार्ट। ओजाइव कर्व बारंबारता बहुभुज, पाई चार्ट या फिर जो है बार चार्ट।
आपके क्या हो जाएगा, ओजाइव कर्व। जहां पर ये शब्द आ जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां ओजाइव कर्व आ गया आपका, या फिर मैंने आपको बताया था एकमन स्पाइरल वर्ड अगर आप पे आ जाता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड आ जाता है, तो उसके आंसर्स लगभग वो वही होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं। ओजाइव कर्व देखिए, ओजाइव कर्व या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, व्हेन जो क्लास इंटरवल्स जो होती हैं एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, उनको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक स्मूथ कर्व जो है ड्रॉ किया जाता है, एंड दिस कर्व इज नोन एज ओजाइव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस शेप का कर्व होता है। एस इन नेचर दो टाइप्स के जो हैं आपके होते हैं, ये लेस देन ओजाइव और आपका दूसरा हो जाता है मोर देन ओजाइव। ठीक है, सो ये आपका जो है ओजाइव कर्व होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए। विच ग्राफ शोज लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाई जाती है? मल्टीपल लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, पैरामेट्रिक कर्व और लॉरेंज कर्व। ये तो आपको भी बहुत ही इजीली पता है, क्या होगा इसका, आपका लॉरेंज कर्व वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये कल भी हमने देखा था लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये रहा आपका एज इट इज लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री पे, ये आपका लॉरेंज कर्व हो गया। ठीक है, 0 से 45 डिग्री इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए भी यूज में लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ के लिए। मैक्सो लॉरेंज ने 1905 में ये डिवाइस किया था टू शो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ या फिर इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, अपवर्जित वर्गांतर के उदाहरण हैं, बताइए। ये आप देखिए, कल हमने जो है इंक्लूसिव का किया था ऐसा क्वेश्चन, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का किया था, और नेक्स्ट जो है अब आप जो है देखिए कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का जो है कर रहे हैं। ठीक है, सो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5 और 30.5 से 40.5, ये दो आपके एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल के एग्जांपल है। ये आपके इंक्लूसिव का एग्जांपल है, ये आपके इंक्लूसिव का एग्जांपल है, ये भी आपके क्या है, इंक्लूसिव का एग्जांपल है। सो ए एंड सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कंसेप्ट। विच वैल्यू इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नियरेस्ट नेबर इंडेक्स, निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सी जो है सही नहीं है? 0, 1, -2, 2.15। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, काफी इजी है, पता है ये आपको। नियरेस्ट नेबर इंडेक्स है ना, 0 से लेके 2.15 तक आपकी जो है वैल्यूज हो सकती हैं इसके अंदर में, राइट। सो यहां पर आपका जो नेगेटिव है वो नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं अपने, है ना। ये मैंने आपको कल टेबल में भी बताया था कि 0 मिनिमम वैल्यू होती है और 2.15 मैक्सिमम वैल्यू होती है। 0 का मतलब आपका क्लस्टर्ड होता है, 1 का मतलब रैंडम होता है, 2 का मतलब यूनिफॉर्म होता है, 2.15 जो है परफेक्टली यूनिफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द रिलेटेड रिग्रेशन लाइंस रन्स, ये हम कल वैसे करने वाले थे लेकिन आज की क्लास में हम कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया हुआ है। परफेक्ट नेगेटिव नहीं, ये तो कर चुके हैं अपन, है ना। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द रिलेटेड रिग्रेशन लाइंस रन, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में संबंधित प्रतिगमन रेखा बनती है लोअर लेफ्ट से अपर राइट, लो अपर लेफ्ट से लोअर राइट, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन परफेक्ट नेगेटिव होगी तब आपका क्या है, लोअर लेफ्ट से अपर जो है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाएगी आपकी, अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाएगी, ये सेकंड वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाएगी इस तरीके से। अगर आपकी परफेक्ट नेगेटिव है ना, सो ये यहां पर अपर लेफ्ट से लोअर राइट जाएगी, है ना। ये स्कैटर डायग्राम में मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से अगर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन, और उसमें भी परफेक्ट पॉजिटिव है, तो आपका यहां से लोअर जो है लेफ्ट से आपके अपर राइट के अंदर में जाएगी। ठीक है, चलिए
In a Lorentz curve, the line of equal distribution joins the percentage points of x and y axis respectively. लॉरेंज वक्र में समवितरण रेखा x एंड y अक्षों के क्रमशः जिन प्रतिशत बिंदुओं को जोड़ती है वे हैं, ठीक है, क्या होगा इसका, 0 से 100, ठीक है, ये आपने देखा ही है, मैंने आपको बताया है, ये 0 से आपका क्या है 100% या 1 बोल दीजिए, या फिर 100 जो है ये आपका जो है टोटल कवर होता है। तो 0 से 100, यहाँ पर इस तरफ आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम आ जाता है, इस तरफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ये क्लास में आपको बहुत अच्छे से कराया है। एग्लिटेरियन लाइन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये आपका लॉरेंज वक्र है, ठीक है, और ये मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी समझाया है, ठीक है। When distribution is positively or negatively skewed, the best measure of central tendency is, धनात्मक या ऋणात्मक वैषम्य वाले वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप होता है मीडियन मोड, मीन एंड मोड, माध्य बहुलक माध्य और मध्य बहुलक। क्या होगा इसका आंसर, मीडियन के अराउंड अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो बेस्ट मेजर आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन होता है। हमने देखा भी, नॉर्मल में भी मीडियन बीच में रहता है, आपका मीन में भी रहता है और मोड में भी रहता है, राइट। सो मीडियन इज मोर अप्रोप्रिएट, जो है आपका 50% कवर करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, ठीक है। सो मीडियन जो है वो आपका बेस्ट मेजर है इन सब में, ठीक है। जो एवरेज आपको जो है स्क्यूनेस, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो, स्टिल इट रिमेन्स एट द सेंटर इटसेल्फ, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए 36, द रिग्रेशन इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू y इज इक्वल्स टू a इफ, ये गामा है, ठीक है। कई बार एक्चुअली आपकी रिग्रेशन इक्वेशन, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको याद आनी चाहिए, अभी के लिए तो मैं आपको लिख देता हूं आपके हैंड के लिए, लेकिन फिर आपको जो है याद रखनी पड़ेगी। कई बार इसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिग्रेशन इक्वेशन को a प्लस गामा x जो है कंसिडर किया है, लेकिन हम बुक्स के अंदर में a प्लस बी एक्स जो है कंसिडर करते हैं, ज्यादातर ये होता है। आप b ले लीजिए चाहे गामा ले लीजिए, उसके रेस्पेक्टिव में आप जो है जो भी कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर इसकी वैल्यू जो है क्या होगी कि आपका ये y इजिकल्स टू a आ जाएगा, y इजिकल्स टू a आ जाएगा, ऐसा समीकरण के लिए आपको बिठाना है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो अगर यहां पर मैं 0 लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपकी रिग्रेशन लाइन की स्टैंडर्ड जो है अपनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट देखें, फॉर विच of the scatter diagram the standard error estimate will be largest होगा। जिस प्रकीर्णन आरेख के लिए आकलन की प्रमाण त्रुटि अधिकतम हो वह है स्टैंडर्ड एरर। मैक्सिमम किसमें होगा, ए, बी, सी या डी, ये आपको देखना है। ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, सॉरी परफेक्ट नेगेटिव हो गया, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दिस इज मोर और लेस नेगेटिव एंड द, यहां पर आपका r इक्वल टू 0 होगा। इस सिनेरियो में क्या होगा इसका आंसर, इट वुड बी, इस सिनेरियो के अंदर में आपका जो है स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट लार्जेस्ट होगा। सो एक न्यू क्वेश्चन भी है ये, सो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जब इसका सोर्स मिलेगा तो मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से दूंगा, बट एट दिस मोमेंट व्हाट आई कैन से इज दैट कि इसका आंसर बी है, ठीक है। द मेजर ऑफ सेंट्रलिटी अबाउट विच द सम ऑफ द डेविएशंस इक्वल्स टू 0, जिस केंद्रीयता के माप के विचलनों का योग 0 होता है वह है मीन एंड मोड बोथ, मीडियन, मोड या फिर मीन, माध्य व बहुलक, माध्य का बहुलक या फिर माध्य। क्या होगा इसका आंसर, द सम ऑफ डेविएशंस। मैं अभी आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन भी किया था हमने, क्या है, xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि मीन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। पढ़ा चुका हूं ये आपको।
दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट देखिए, द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैविंग मैक्सिमम कनेक्टिविटी इज, वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में आना चाहिए, लेकिन यहां पर भी हम पढ़ते हैं सर्वाधिक संयोजन वाला परिवहन तंत्र है पाथ, ट्री लाइक, सर्किट्स या फिर सेलुलर। ये वैसे तो हम जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के अंदर में पढ़ेंगे, ये क्या होगा इसका, सर्किट्स के अंदर में, है ना। सर्किट जो होता है आपका, उसके अंदर में मैक्सिमम कनेक्टिविटी होती है, राइट। ठीक है भाई, ये एक आपका क्या हो गया, सर्किट हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से अगर आपका कोई नोड्स हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्किट हो गया, राइट। और इसके अंदर में मैक्सिमम कनेक्टिविटी है, मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, सर्किट्स। ठीक है, लूप बन गया आपका वो, सर्किट लूप एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है इनमें से। अप्राचलिक परीक्षण है, काई स्क्वायर टी एफ जेड, काई स्क्वायर स्मॉल टी होगा ये, एफ जेड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखो पूछा जाएगा ये, यह 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो 100% ये क्वेश्चन आपका काई स्क्वायर का होगा ही होगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है, नेट में भी कई बार पूछा गया है, यहां से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ले देके काई स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काई स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, राइट। ये आप देखिए, मैंने काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर में बताया भी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जो है पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो आपका काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर को हम ग्रीक डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, स्क्वायर से, फ्रिक्वेंटली यूज्ड in testing of hypothesis concerning difference between what a set of observed frequencies होंगी of a sample और corresponding set of expected observed और expected frequencies के बीच में जो है आपको उसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आता है। काई स्क्वायर टेस्ट पहली बार यूज किसने किया था, हेल्मर्ट ने, ठीक है, और लेटर जो है सिस्टमेटिकली कार्ल पियर्सन ने 1900 के अंदर में इसको यूज किया था। क्वेश्चन है 41 number question, according to the village locations given in the diagram the nearest neighbor analysis index will be approximate NNA, nearest जो है neighbor index जो है दिए गए चित्र में गांवों की स्थिति के आधार पर उसका निकटवर्ती विशेषण सूचकांक जो है होगा लगभग कितना होगा। यहां आप डॉट्स की जो स्थितियां देखिए किस तरीके से ये डॉट्स लोकेटेड हैं और इसके अनुसार उनकी जो वैल्यूज हैं या तो 0 या 2.15 या फिर 1 या फिर 0.5। चलिए बताएं 0 होगा, 2.15 होगा, 1 होगा या 0.50। ये क्वेश्चन आपका देखिए कि लिख के ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में आ रहा है। एनएनए का क्वेश्चन डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आंसर क्या होगा 2, यानी कि 2.15 वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ये क्या है, आप यूनिफॉर्म डॉट्स जो हैं परफेक्टली यूनिफॉर्म है, ये परफेक्टली यूनिफॉर्म डॉट्स हैं, ठीक है। इनकी जो लोकेशंस हैं आप देखेंगे एकदम परफेक्टली एक ऑर्डर में है, रोज एंड कॉलम्स। तो मैंने आपको ये बताया भी था पहले भी, नियरेस्ट जो है नेबर इंडेक्स 0 से मिनिमम 2.15 मैक्सिमम तक जाता है। यहां आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, 0 का मतलब आपका क्लस्टर्ड होता है, 1 का मतलब रैंडम होता है, 2 है तो वो यूनिफॉर्म है एंड 2.15 है तो परफेक्टली यूनिफॉर्म है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो हैं आपकी वैल्यूज हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डाटाज आर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, बाय अ कांस्टेंट, है ना, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में क्या बदलाव आएगा, will increase to the multiplication of the constant, mean will increase and standard deviation will remain unchanged, standard deviation will increase and mean जो है will remain unchanged, या फिर both will remain unchanged। समंकों की किसी स्थिरांक से गुणा करने पर, समंकों की किसी स्थिरांक से गुणा करने पर माध्य का वह प्रमाण विचलन स्थिरांक के गुणांक के बराबर बढ़ जाएंगे, माध्य बढ़ जाएगा, वह प्रमाण विचलन जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा, प्रमाण विचलन बढ़ जाएगा, वह माध्य जो है अपरिवर्तित रहेगा, या फिर दोनों ही क्या रहेंगे,
अपरिवर्तित रहेंगे। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इट वुड बी मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी इंक्रीज होंगे टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमने पढ़ा था क्या, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन की। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज में इफ एवरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल अफेक्टेड बाय अ कांस्टेंट, द अर्थमेटिक मीन जो है वो भी इफेक्ट होता है सेम मैनर के अंदर में। और वहां पर कांस्टेंट का मतलब अगर हमने कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया ईच वैल्यूज, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वैल्यूज इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तब क्या होगा, इट वुड चेंज अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार जो है बदलेगा। सिमिलरली हमने जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखा था, जहां पर हमने देखा था कि बाय मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट वैल्यू, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, विद अ कांस्टेंट वैल्यू, देन देखिए मीन भी, यहां से आप देखो यही क्वेश्चन उठा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर आल्सो मल्टीप्लाइड विद दिस कांस्टेंट मीन इटसेल्फ। ठीक है, मतलब आपका मीन जो है अगर उसके अंदर में आपने इंटू ए किया तो वो भी चेंज हो जाएगा, उसी तरीके से मीन भी, और उसी तरीके से सिग्मा भी ए के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स द रिलेटेड स्कैटरिंग पॉइंट्स विल बी इन अ हैपहैज़र्ड मैनर, कोई कोरिलेशन नहीं होगा तो स्कैटरिंग पॉइंट हैपहैज़र्ड मैनर में होंगे। स्ट्रेट लाइन रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू अपर राइट, स्ट्रेट लाइन रनिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईदर एक्स और वाई एक्सिस। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध का पूर्ण अभाव है तो संबंधित बिंदुओं का प्रकीर्णन होगा। अव्यवस्थित बाएं नीचे से दाएं ऊपर सीधे रेखा पर, बाएं ऊपर से दाएं नीचे सीधी रेखा पर, या फिर एक्स और वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा पर। क्या होगा इसका आंसर? 4 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईदर एक्स और वाई एक्सिस। भाई या तो आपका जो है कुछ इस तरीके से होगा, या फिर ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तभी क्या होगा, दैट वुड बी नो कोरिलेशन, उनमें कोई भी सहसंबंध स्थापित नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखें, द रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा विल बी, निम्नांकित समंकों के लिए कोटि सहसंबंध होगा। रैंक कोरिलेशन यहां पर निकालना है। द रैंक कोरिलेशन, x जो है वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8 10 6 6 6 6 6, y की वैल्यू है, ठीक है, 1 -1 0 या फिर 0.50। अब यहां पर आप देखो कि 0 आंसर क्यों आया, बिकॉज देखो अभी हमने देखा था इससे जस्ट पहले, अगर हम देखें, अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊं, इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू हर जगह पर 6 सेम होगी, ठीक है। अब यहां चाहे 2 हो, x की वैल्यू 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो मेरे पास में क्या होगा, एक पैरेलल टू x एक्सिस जो है, एक वैल्यू जो है x एक्सिस के पैरेलल एक वैल्यू जो है आ जाएगी या ग्राफ आ जाएगा। सो यहां अब आप देखिए कि कोरिलेशन पैरेलल होगा, तो हमने क्या देखा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई जो है, तो वो आपका क्या है, नो कोरिलेशन की बात करता है, नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, आपके r इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। अब यहां पर रैंक कोरिलेशन बोला है तो ऐसा नहीं है कि हम जो है सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन ऑफ d का स्क्वायर n स्क्वायर -1 का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद में इसको निकालने बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीधा ही हमें देखना है, एक पैटर्न देखना है ऐसे प्रश्न। और देखो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है, बेस्ट ट्रिक ये होता है कि जहां ज्यादातर 0 आता है तो उसको आपको ध्यान रखना है, 0 इज एन इंडिकेटर कि आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और संभवतः वही उसका आंसर भी होता है ज्यादातर, ठीक है। सो आप देखिए कि रैंक कोरिलेशन की बात करें तो वो भी
+1 से -1 होता है, और रैंक कोरिलेशन अगर 0 है तब आपका क्या हो जाएगा, नो कोरिलेशन आ जाता है। रैंक कोरिलेशन 0 आता है तो अब आपका क्या आ जाता है, नो कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का मतलब आपका क्या है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जो है आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर आल्सो नोन एज इंडेक्स फ्री, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, फॉर्मूला फ्री और कैलकुलेशन फ्री। प्राचलिक परीक्षण इस नाम से भी जाने जाते हैं, संकेत रहित, वितरण रहित, सूत्र रहित या फिर गणना रहित। काफी इजी है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम जो है यूज में लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। नॉन पैरामेट्रिक टेक्स्ट आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, यानी कि वितरण रहित जो है वो कहलाते हैं। अगर आपने कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए CR कोठारी की बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर में एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो वर्तमान जो है उसके अंदर आप जब देखेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, साफ लिखा हुआ है, डू नॉट मेक एजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन। कल हमने पढ़ा भी था पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपलिंग जो है उसका क्लास आप देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। ठीक है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डू नॉट मेक एन एजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसीलिए ठीक है, दस डू नॉट मेक यूज ऑफ व्हाट, पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते हैं। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते हैं इस वजह से इन्हें दूसरे नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। वी डू नॉट एज्यूम दैट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल, दैट अ सर्टेन वैल्यू इज अटैच्ड टू अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। इस तरीके से जो है आपको इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री जो है नाम भी दिया जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक में इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं वो थोड़े से आप देख लीजिए। ठीक है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, एक सिंगल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, जैसे कि वन सैंपल साइन टेस्ट हो गया। उसी तरीके से टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग नो डिफरेंस अमंग टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा, जहां पर आपका फिशर जो है टेस्ट आ जाएगा, रैंक सम टेस्ट आ जाएगा। ये क्या है, टू सैंपल साइन टेस्ट हैं। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आपका रैंक कोरिलेशन आ गया, जैसे आपका कैंडल कोफिशिएंट आ गया, और अदर टेस्ट फॉर डिपेंडेंस के लिए। फिर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग वेरिएशन इन द गिवन डाटा, जैसे आपका एनोवा, क्रुशाल वालिस टेस्ट एटसेट्रा। और फिर फाइनली पॉपुलरली जो आपका जो टेस्ट है दैट इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट भी एक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ठीक है, Markov processes are represented on a transition probability matrix. Markov process is result of both chance and systematic influences. A given state at time t is wholly dependent upon the state at some preceding time in the Markov chain model. Chain of higher orders cannot be modeled in the Markov chain model. वैसे तो अगर मैं बात करूं HPSC के जो है नेट के सिलेबस जो होता है, या फिर नेट के जो सिलेबस है, इसके अंदर में आपका ये नहीं है, बिकॉज मॉडल्स वाला जो टॉपिक है उसमें से ये आता है क्वेश्चन। मार्कोव चेन का मॉडल जो है, स्टोइकोमेट्रिक जो मॉडल देखते हैं आप। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मार्कोनी प्रक्रिया एक संक्रमण प्रायिकता आव्यूह में चित्रित होती है। मार्कोव प्रक्रिया यादृच्छ व क्रमबद्ध होती है, दोनों प्रभावों का परिणाम है। और मार्कोव श्रृंखला निर्देश में एक समय t की स्थिति अपने पूर्ववर्ती समय की स्थिति पर पूर्णतः निर्भर रहती है, और उत्तर क्रमों की श्रृंखला मार्कोव श्रृंखला निर्देश में निर्देशित नहीं की जा सकती। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्या होगा, चेन ऑफ हायर ऑर्डर्स कैन नॉट बी मॉडल, नहीं, कैन बी मॉडल्ड इन दी मार्कोव चेन मॉडल।
बाकी तो सारे जो है मार्कोव चेन से रिलेटेड हैं जो सही हैं। ये जो है कथन नॉट करेक्ट है, ठीक है, यहाँ कैन नॉट हटा दीजिए, मॉडल्ड इन दी मार्कोव चेन मॉडल इटसेल्फ, ठीक है। चलिए 47 नंबर, इन दैट केस टू रिग्रेशन लाइंस ओवरलैप कंप्लीटली ईच अदर, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी। दो लाइनें जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आ जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। उस स्थिति में जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे से पूरी तरह ढक लेती हैं, वह सहसंबंध का मान होता है 0, 0.75, 1 या फिर 0.50। क्या होगा इसका आंसर? दो रिग्रेशन लाइन, अब्दुल हामिद 47 का ए मतलब पोल से हट के सबसे पहले आंसर दे दिया और गलत आंसर दे दिया। क्या होगा? 1 वुड बी द राइट आंसर। का आंसर 1 होगा। ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप यानी कि आपका मैंने बताया था कोरिलेशन क्या होगा? परफेक्ट होगा। मैंने आपको क्लियरली क्लास में बताया भी था कि देयर इज वन रिग्रेशन लाइन। वैसे तो अमूमन दो रिग्रेशन लाइन होती है, लेकिन एक रिग्रेशन लाइन एक्सेप्शनल केस के अंदर में होगी, और वो वन एक्सेप्शनल रूल क्या होगा? जब आपका परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज होगा, उस केस के अंदर में आप जब रिग्रेशन लाइन प्लॉट करेंगे तो वो आपको क्या है? ओवरलैप होकर के एक ही रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। और अगर ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि कोरिलेशन आपका उसकी वैल्यू r इक्वल टू +1 होगी, तब आपका जो है परफेक्टली जो है ये ओवरलैप्ड लाइन आएगी। और अगर आपका परफेक्ट नेगेटिव होगा, तब हम क्या करेंगे? यहां अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट में जाएंगे एंड दैट वुड बी योर लाइन। और यहां r की वैल्यू कितनी होगी? -1। ऑप्शन में आपके सिर्फ एक ही है, दैट इज r इक्वल्स टू +1 ही है, -1 ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज -1 कुड हैव बीन द राइट आंसर एज वेल, ठीक है। क्योंकि यहां पूछा है कब ओवरलैप हो रही है, तो आपके दो सिनेरियोज में ओवरलैप हो रही है, जब r आपका +1 है, जब r आपका -1 है। इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर में ये क्या हो रही हैं? ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 के पेपर्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिसफिट ऑप्शन? क्वार्टाइल्स, रेंज, परसेंटाइल्स और जेड स्कोर। मिसफिट ऑप्शन कौन सा है? देखिए ये इस बार जो है शेखावटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी हुआ था, उसके अंदर में भी एपी के पेपर के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वार्टाइल्स, रेंज, परसेंटाइल या जेड स्कोर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त के बारे में बताना है। इसका आंसर सभी लोग बताएं मेरे को एक बार। दिस नीड टू बी डिस्कस्ड। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखो दोनों ही ऑफिशियल आंसर कीज के अंदर में जो आंसर माना गया है वो रेंज को माना गया है, और उसका एक जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बिकॉज क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ये हमने देखा था क्या पोजिशनल एवरेजेस के अंदर में, पोजिशनल एवरेजेस के अंदर में हमने ये देखे थे। पीवीज यानी मीडियन, जब मैं बता रहा था कि मीडियन के हम कितने पार्टीशंस कर सकते हैं और मीडियन कब आ सकता है, तो क्वार्टाइल्स जो हैं 4, परसेंटाइल्स आपके जो 100, ठीक है। और एक जेड स्कोर जो है ये आपका क्या है? मैथमेटिकल एवरेजेस, मीन को प्रदर्शित कर रहा है जेड स्कोर, ठीक है, मीन को प्रदर्शित कर रहा है। शायद संभवतः यही कारण है कि इसको जो है इसको मिसफिट इसको माना है, रेंज को। ये आपके डीयू के अंदर में भी आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है एमए पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, और उनकी ऑफिशियल आंसर कीज जो है, उनकी ऑफिशियल आंसर कीज जो है वो ये बोलती है मिसफिट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? ऑड वन आउट है ना। अब आप लोग भी बताएं कि क्या कई कई जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जेड स्कोर होना चाहिए, बिकॉज यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो यहां रेंज जो है, ये जो रेंज है वो आपकी क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मेजर है, राइट। बाकी सब जो हैं वो आपके क्या है? एवरेजेस का मेजर है।
इस वजह से संभवतः रेंज को हमने एलिमिनेट किया है, ऑड वन आउट किया है। ठीक है, क्वार्टाइल्स पढ़ाया था, क्विंटाइल्स पढ़ाया था, ऑक्टाइल्स पढ़ाया था, डेसाइल्स पढ़ाया था, परसेंटाइल्स पढ़ाया था। ठीक है, बचता कौन है, रेंज या फिर आपका जेड स्कोर। तो संभवतः मोस्ट अप्रोप्रिएट रेंज लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर रेंज लगता है। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि व्हाट शुड बी द आंसर। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जाएं तब भी हमें वही मिलता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ये नया क्वेश्चन है जो आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, लेकिन ये नेट में भी शायद एक बार ना पूछा गया है, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वक्र के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। एक्सपोनेंशियल कर्व, गॉम्पर्ट्ज कर्व, लॉजिस्टिक कर्व या फिर लॉगरिथमिक कर्व, बताइए। हाँ, नेट में एक बार आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉजिस्टिक कर्व जो है इसका सही आंसर है। एस शेप जो है यह आपका प्रदर्शित करता है अर्बनाइजेशन की ग्रोथ को। इसके कुछ ना परसेंटेज क्राइटेरियाज भी होते हैं। ठीक है, कि किस किस परसेंटेज पे कौन कौन से जो है रहते हैं। इसकी कुछ 3 फेजेस या ऐसे कुछ होते हैं। मैं थोड़ा सा डिग नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यस डेफिनेटली मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि जब मैंने नेट का पेपर जो है एक्सप्लेनेशन बनाया था तो उसमें था। ठीक है, सो ये आप एक बार ना देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स की जो मैराथन कराई है शायद उसमें होगा ये। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन टिपिकली रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, और आपके लॉजिस्टिक कर्व जो है वो बेटर एक्सपोनेंशियल कर्व आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है बहुत ही इजीली जो है कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। टू एस्टिमेट क्रॉप प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन पर हेक्टेयर यूज ऑफ फर्टिलाइजर वी कैन यूज। क्रॉप प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक के उपयोग के आधार पर फसल उत्पादकता का अनुमान लगाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं काई स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन या फिर कोफिशिएंट। क्या होगा इसका आंसर, रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन जो है वो आपका पर हेक्टेयर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, टू एस यहां पर क्या लिखा हुआ वर्ड, कीवर्ड पढ़ेंगे ना आप, एस्टिमेट, एस्टिमेट। और रिग्रेशन जो होता है ना, ये आपको मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर में कि रिग्रेशन जो है उसकी जो लाइन होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एस्टिमेशन के लिए यूज में लेते हैं, अनुमान लगाने के लिए हम जो है यूज में लेते हैं। और ये कीवर्ड आपको बताएगा कि आपका आंसर जो है कोरिलेशन होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का मापन नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अपना टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा है वही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का माप नहीं है। मानक विचलन, निर्धारण गुणांक, रेंज या फिर भिन्नता गुणांक। भिन्नता गुणांक क्या होगा इसका आंसर, इट वुड बी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बाकी सब आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये आपका मेजर ऑफ क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। डिटर्मिनेशन जो है मल्टीपल कोरिलेशन का मेजर है। किसका मेजर है ये, मल्टीपल कोरिलेशन। आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको अपन, कोफिशिएंट ऑफ जो है डिटर्मिनेशन को। और आपके डिस्पर्शन के हमने देख लिया, मेथड्स ऑफ लिमिट्स मैंने आपको बढ़ाया हुआ है। रेंज होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर परसेंटाइल रेंज। उसी तरीके से मेथड्स ऑफ एवरेजेस के अंदर में आपका क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। और ग्राफिकल मेथड में आपका लॉरेंस कर्व आ जाता है, जो कि आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सब हैं यहाँ पर। ठीक है,
और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर में आपके ये आ जाते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए, इफ मीन इज 4, मीन जो है एक्स बार जो है वो आपका 4 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा जो है वो वैल्यू 2 है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। यदि माध्य 4 है और मानक विचलन 2, तो भिन्नता गुणांक क्या होगा? 1.52 या फिर 0.5 या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आ रही है बेस्ट फिट वो हम कर लेंगे। सिग्मा आपका कितना दिया गया? 2, और मीन जो है वो कितना दिया गया? 4। 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/2, और 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.5। ये आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा, 0.5 जो है। और ये हमने क्लास में भी किया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताया है आपको, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, परसेंटेज में होता है शो इसको, इसीलिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग डिजाइन इज मिसफिट, ये अपन ने कल पढ़ा है, ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग, रेफरल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग या फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग। स्नोबॉल नमूनाकरण, रेफरल नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण या फिर मल्टी स्टेज नमूनाकरण, ठीक है। बिल्कुल, तो कल ही पढ़ा है क्लास के अंदर में। और देखो, आंसर मैंने आपको बोला भी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो यहां पर दो टाइप की सैंपलिंग हम पढ़ते हैं, नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी, वो तो आपकी हो गई ये 3, और दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या फिर रैंडम, वो आपका हो गया मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है, और इसमें से आपको ऑड वन आउट, मिसफिट का मतलब ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। और ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, सैंपलिंग में, रैंडम सैंपलिंग में कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। उसी तरीके से नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंट सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, सीक्वेंशियल सैंपलिंग, ये सब आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, यूपीएचईएससी 2021 के क्वेश्चंस देखते हैं स्टैट से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड? बाइवेरिएट यानी कि टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स का जो है कोरिलेशन मेथड कौन सा नहीं है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, कोरिलेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड। देखिए, कुछ जो है आपके जो है बाइवेरिएट होते हैं, कुछ होते हैं क्या होगा, मल्टी वेरिएट, और कुछ इसके बीच वाले होंगे, दैट इज योर पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन ये पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर आप देखें तो कायदे से आंसर क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा भी है, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कोरिलेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये बाइवेरिएंट है, और पार्शियल कोरिलेशन जो है वो आपका जो है एटलीस्ट मल्टीपल ना होते तो पार्शियल है तो 2 या उससे अधिक है, लेकिन संभवतः पार्शियल को शायद यूपीएचईएससी बोर्ड ने कंसीडर किया कि ये भी क्या है,
पार्शियल भी बाइवेरिएट के रूप में ही आता है। सो शायद इस वजह से इसको ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ऑफिशियल आंसर की में डिलीट कर दिया। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया, राइट, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए मैंने आपको बताया था, क्लास में ही बताया था, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो वेरिएट्स का ही बता रहे थे अपन, स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम या स्कैटर ग्राफिक मेथड हो गया, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड, कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये जो है 5-6 जो है ना, मैंने आपको बाईवेरिएट के एग्जांपल दिए हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। स्पीयरमैन, कैंडल, पियर्सन, ठीक है, ये पांचों जो हैं, छहों ये है। लेकिन पार्शियल क्या बाइवेरिएट में आता है या मल्टीवेरिएट के अंदर या बीच में आता है, मोर देन 2 इटसेल्फ में, ठीक है, दैट इज सब्जेक्टेड टू द मतलब डिस्प्यूटेबल है, इस वजह से शायद इसको डिलीट किया गया, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू शो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप देखिए एवरग्रीन क्वेश्चन है। वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? लॉरेंस कर्व, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, आइसोप्लेथ, ठीक है। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको आंसर कर लेंगे, ये एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी मैं आप लोगों को। इनइक्वालिटी की बात की आती है ना, जब इनइक्वालिटी की बात आएगी या डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी या डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, तब हम क्या करेंगे, लॉरेंस कर्व या फिर हम जो है इनइक्वालिटी की जब बात करेंगे तो इसका एक और इक्विवेलेंट है, वो है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स, ये दो चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, जहां भी आता है एकदम छा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है? सिस्टमैटिक, कोटा, पर्पसिव, स्ट्रेटिफाइड, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, रैंडम, कोटा, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, पर्पसिव, रैंडम या फिर कोटा, बताइए। क्रमबद्ध, अंश, स्वदेश्य, स्तरीकृत, दैव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध, गुच्छित, दैव, अंश, गुच्छित, स्तरीकृत, स्तरीकृत, स्वदेश्य, दैव, अंश। क्या होगा इसका? देखो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मैंने आपको समझाई थी, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर, ये आपके क्या हैं? ये आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और इनमें से आप देखिए ऑड वन आउट में आप देखो कोटा नहीं है, कोटा नहीं है, कोटा को हटाओ, ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, तो कोटा को आपने हटा दिया तब भी आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, एक बार आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन का भी वर्तमान में 2024 में जो हुआ था 2022 की भर्ती वाला, वो देखें तो इफ द RN वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न डज इट इंडिकेट? RN वैल्यू है ना, ये आपका RN वैल्यू नियरेस्ट नेबर एनालिसिस के अंदर में आप यूज करते हैं। यदि RN मान 1 से अधिक है तो किस प्रकार की प्रतिरूप का संकेत देता है? यूनिफॉर्म पैटर्न, क्लस्टर्ड पैटर्न, रैंडम पैटर्न या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? 1 से ज्यादा भी हमने देखा भी था, 1 से ज्यादा आपका यूनिफॉर्म पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा था। 1 है तो रैंडम, 2 है तो यूनिफॉर्म या फिर 2.15 है तो परफेक्टली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के भी दो वेरिएंट्स हैं, राइट। सो यूनिफॉर्म एंड परफेक्टली यूनिफॉर्म के लिए 2 या 2.15 यानी 1 से तो ग्रेटर चाहिए ही आपको, तब 1 के आसपास होगा तो रैंडम, 0 होगा तो क्लस्टर्ड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? संभाव्यता प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है? ये भी हमने कल किया था क्लास में। रैंडम, नॉन रैंडम, स्नोबॉल या फिर पर्पसिव। इसके लिए तो आपको पोल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या है प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम?
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में दूसरा नाम मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम सैंपलिंग, है ना, ये अभी हमने देखा भी था यहां पर, ये देखो यहां पर रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना, रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग रेंज, मीडियन, लॉरेंस कर्व, क्वार्टाइल डिविएशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रसार, माध्य, लॉरेंस वक्र, चतुर्थक विचलन, प्रयुक्त में से कौन प्रकीर्णन मापक हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 क्या होगा इसका आंसर। देखो मीडियन जो है ना ये अभी एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, जबकि आपका रेंज, लॉरेंस कर्व और क्वार्टाइल डिविएशन ये आपके क्या हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, और ये हमने पढ़े भी हैं। ये देखिए रेंज है ना, इंटरक्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये आपके लिमिट्स हैं, और ये मेजरिंग डिस्पर्जन्स के मेथड हैं, पढ़ाया है। मेथड्स ऑफ एवरेज डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और ग्राफिकल मेथड में आता है लॉरेंस वक्र जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। क्लियरली उतना ही जितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, अधिक नहीं। फिर देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस वैल्यूज चेंज कर दी गई है। इफ द मीन इज 7 यानी कि एक्स बार जो है वो आपका 7 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो आपका 4.43 है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक क्या होगा यदि मध्य जो है 7 है और तथा मानक जो है विचलन जो है वो क्या है आपका 4.43 है। तो ये आपको मैं अभी इससे पहले ही हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था, ठीक है, और 60th नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा क्या क्या गिवन है वो देख करके, ठीक है, और फिर आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा इसको। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, सोमनाथ मैथी ने भी लिखा था, फॉर्मूला मैंने भी बताया था। सिग्मा आपको जो है दिया हुआ 4.43, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स, क्या करेंगे आप, सिग्मा अपॉन एक्स बार करेंगे, और वेरिएशन में ज़्यादातर क्या है प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ भी है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा प्रतिशत में ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे 4.43 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, और ये आपकी जो वैल्यू होगी वो 63.28 आ जाएगी, 63.28 आ जाएगी। सो दैट्स इट। आप ये देखिए फॉर्मूला बताया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है, पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है क्या आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, लाइक किया कि नहीं किया।
सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए रमास गुरुकुल। जय हिंद।